बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर्स हाइव। आई एम फरजाना मलिक। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट की है डॉक्टर फास्टस की, रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। डॉक्टर फास्टस बहुत ही इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग और ट्रेजेडी से भरपूर स्टोरी है। डॉक्टर फास्टस एक मास्टरपीस है इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज से हमें एक ट्रेजिक करैक्टर के बारे में बताया है और वो ट्रेजिक करैक्टर है डॉक्टर फास्टस का। मेन रोल जो है वो डॉक्टर फास्टस का है। डॉक्टर फास्टस कौन है? पहला सवाल। फ्रेंड्स, टाइटल को सुनने के बाद हमारे जहन में जो पहला सवाल आता है वो ये कि डॉक्टर फास्टस कौन है। बाय प्रोफेशन डॉक्टर फास्टस एक फिजिशियन है, डॉक्टर है, लिटरेचर में भी बहुत नॉलेज रखता है, फ़िलासफ़ी को भी पढ़ा हुआ है, कानून के हवाले से उसके पास बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन होती है। यानी हम कह सकते हैं कि डॉक्टर फास्टस बहुत ही अच्छा फ़िलासफ़र, लिटरेरी पर्सन और एक लॉयर है जो कि लॉ को, रूल्स को बहुत अच्छी तरह से जानता है। लेकिन डॉक्टर फास्टस का जो हमाशिया है, हमाशिया होता है ट्रेजिक फ़ला, ट्रेजिक एरर, जो एक किरदार को उसके ट्रेजिक डाउनफॉल की तरफ लेकर जाता है। तो डॉक्टर फास्टस का जो हमाशिया था वो लस्ट थी, यानी उसमें ग्रीड बहुत थी, लालच था जानने का, लस्ट फॉर नॉलेज। डॉक्टर फास्टस ऐसा इल्म हासिल करना चाहता था कि जिससे वो सारी दुनिया के बारे में जान सके, वो सारी दुनिया में घूम फिर सके। उसने बहुत सोचा कि ऐसा कौन सा इल्म है जिसको हासिल करने के बाद डॉक्टर फास्टस बाकी लोगों से मुनफरिद हो सकता है। फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये जो किताब है ये डॉक्टर फास्टस की है। इसको लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो डॉक्टर फास्टस ही है। तो इसमें आपको यहाँ पर ऊपर 3 डेविल्स नज़र आ रहे होंगे। ये वो डेविल्स हैं जो मेन रोल अदा करते हैं डॉक्टर फास्टस को इंसान से हैवान बनने में। यानी डॉक्टर फास्टस बाय प्रोफेशन तो फिजिशियन है, डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर फास्टस के अंदर वो जो लस्ट फॉर नॉलेज है वो उसे उसके ट्रेजिक डाउनफॉल की तरफ लेकर जाती है। और डॉक्टर फास्टस की कहानी जो है वो इस तरह से हमारे सामने आती है। फ्रेंड्स, डॉक्टर फास्टस एक बहुत ही लर्न्ड पर्सन है जिसको वेल लेटर्ड पर्सन कहा जा सकता है। वेल लेटर्ड पर्सन वो होता है जो वेल एजुकेटेड हो, जिसने दुनियावी, दीनी हर तरह का इल्म हासिल किया हो और जिसके पास हर टॉपिक पर बात करने के लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। डॉक्टर फास्टस वैसे तो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी रखता था, लेकिन उसकी जो एक्सपर्टीज़ थी फ़िलासफ़ी, साइंस ऑफ मेडिसिन, लॉ और थियोलॉजी में थी। फ्रेंड्स, इतना नॉलेज होने के बावजूद डॉक्टर फास्टस जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। हमें इस प्ले का जो फर्स्ट एक्ट है, उसका जो फर्स्ट सीन है वो उसकी स्टडी रूम का ही मिलेगा। वो अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ सोच रहा है। वो कहता है कि मैं अगर फ़िलासफ़ी पर गौर करूँ तो फ़िलासफ़ी क्या है? फ़िलासफ़र्स की बातें हैं, ऐसी बातें जो डीप होती हैं, जिनको हर कोई नहीं जान पाता। डीप बातों के हमेशा 2 मीनिंग्स होते हैं। लिंग्विस्टिक मीनिंग डिफरेंट होता है और इसका प्रैग्मेटिक मीनिंग जो होता है हिडन मीनिंग, जिसमें लिसनर और स्पीकर की बात में डिफरेंस आ जाता है दोनों के परसेप्शन लेवल के मुताबिक। अब स्पीकर ने यानी कहने वाले ने तो बात कह दी, लेकिन जो सुनने वाला है उसने सुनकर जिस अंदाज से समझा वो उसका अपना ओरिजिनल मेथड होता है, जिसको प्रैग्मेटिक मीनिंग कहा जाता है, जो कि वो अपने परसेप्शन के मुताबिक कंसीव करते हैं। So friends, Dr. Faustus does not attach any value to more wealth.
यानी डॉक्टर फास्टस मज़ीद दौलत के बारे में नहीं सोचता, मज़ीद अमीर होने के बारे में नहीं सोचता, उसका इंटरेस्ट होता है नॉलेज में। यानी जो लस्ट फॉर नॉलेज है ये हमें उसके अंदर नज़र आएगी। ब्लैक आर्ट, डॉक्टर फास्टस सीखना चाहता है ब्लैक आर्ट, यानी वो काला जादू सीखना चाहता है और वो अपने इस इल्म के बिना पर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। सो द ओनली परस्यूट दैट promises पावर एंड एडवेंचर टू हिम इज़ नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी कहते हैं ब्लैक आर्ट को। The art of magic which can make him rule all things on earth। तो इससे पता चलता है कि डॉक्टर फास्टस जो है वो ब्लैक आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो इसको हासिल करने की कोशिश करेगा। लेट्स सी कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है मज़ीद। फ्रेंड्स, सीन 2 है ड्रामा का, जिसमें हमें 2 स्कॉलर्स जो हैं वो इन कन्वर्सेशन नज़र आ रहे हैं विद ईच अदर। वैगनर जो कि सर्वेंट है डॉक्टर फास्टस का, वो उनको बताता है कि डॉक्टर फास्टस इज़ डाइनिंग विद वेल्डस एंड कॉर्नीलियस। वेल्डस और कॉर्नीलियस 2 नेक्रोमेंसर्स हैं जो कि उसको आर्ट की फर्स्ट क्लास देते हैं, ब्लैक आर्ट की। दे आर एप्रीहेंसिव दैट फास्टस मे फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ दीज इवल पीपल। यानी उसके फ्रेंड्स जो उसको मिलने के लिए आए थे डॉक्टर फास्टस को, वो आइडिया लगाते हैं कि डॉक्टर फास्टस इस वक्त इवल लोगों की कंपनी में है और वो उसको इवल ही सिखाएंगे। सो डॉक्टर फास्टस उनके साथ तो बात नहीं करता, टाइम भी नहीं देता, तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं उनकी हेल्प लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर फास्टस गलत राह का चुनाव कर रहा है, तो दोस्त होने की हैसियत से हमें उसको रोकने के लिए कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स ज़रूर उठाने चाहिए कि बाद में जब उसे रिग्रेट्स हो तो वो ये ना कहे कि मेरे दोस्तों ने इसमें कोई अहम रोल अदा नहीं किया। डॉक्टर फास्टस इन थर्ड एक्ट ऑफ द प्ले he succeeds in conjuring Mephistopheles appears with his ugly appearance। मेफिस्टोफेलेस अपनी इंतहाई गज़बनाक शक्ल सूरत के साथ जब डॉक्टर फास्टस के सामने आता है तो डॉक्टर फास्टस कमांड्स हिम टू कम एज ए फ्रायर। डॉक्टर फास्टस उसको कहता है कि तुम मेरे सामने अपनी असल शक्ल सूरत में आने की बजाय एक फ्रायर की शक्ल में आओ, ताकि तुम मुझे कोई एक रहनुमा दिखो जिसकी रहनुमाई से मैं इल्म हासिल कर सकूं। सो मेफिस्टोफेलेस अपने ब्लैक आर्ट को इस्तेमाल करते हुए एक फ्रायर की शक्ल इख्तियार करता है और उस दोबारा डॉक्टर फास्टस के सामने मेफिस्टोफेलेस फ्रायर की शक्ल में अपीयर होता है। डॉक्टर फास्टस को मेफिस्टोफेलेस कहता है कि तुम ब्लैक आर्ट नहीं सीख सकते क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो, तुम हज़रत ईसा के मानने वाले हो और तुमने बाइबल पढ़ी हुई है, तो तुम पर ये शैतानी इल्म जो है वो असर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें ईमान की मजबूती या फिर ईमान की कमज़ोरी जो है वो नज़र आती है कि डॉक्टर फास्टस अपनी लस्ट फॉर नॉलेज के चक्कर में अपने दीन को, अपने इल्म को इग्नोर कर देता है। फ्रेंड्स, दिस इज़ द ट्रैजिक पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसानी ज़िंदगी का अलमिया है कि इंसान जब अपने दीन को छोड़कर कोई दूसरी राह इख्तियार करता है तो इंसान बेराह रवी का शिकार हो जाता है। सो डॉक्टर फास्टस के साथ भी ऐसे ही होता है। डॉक्टर मेफिस्टोफेलेस के इन थॉट्स को डॉक्टर फास्टस रिजेक्ट कर देता है। फ्रेंड्स, डॉक्टर फास्टस cursed and rejected Christ and scriptures. Devil and his agents are always on the lookout for such lost souls। यानी
डेविल्स जो होते हैं, शैतान जो होते हैं, वो ऐसे ही गुमशुदा रूहों की तलाश में होते हैं जो अपने खुदा को भूल चुकी हों या जो अपनी इल्हामी किताबों को ना मानती हों। फास्टस वुड सरेंडर his soul to Lucifer in return for 24 years of a life of supreme power with Mephistopheles to be his constant companion। तो हमें एक जो टर्म्स और कंडीशंस नज़र आते हैं डॉक्टर फास्टस के, वो बहुत ही सख्त हैं। डॉक्टर फास्टस को मेफिस्टोफेलस क्लियर कट वर्ड्स में कहता है कि तुम्हें लूसीफर के सामने अपनी ज़िंदगी को गिरवी रखना होगा, अपनी रूह को सेल करना होगा लूसीफर के हाथों। और डॉक्टर फास्टस अपने लस्ट फॉर नॉलेज के चक्कर में इतना अंधा हो चुका था कि वो अपनी रूह को बेचने के लिए आमादा हो जाता है। 24 ईयर्स का मुआहदा तय पाता है और डॉक्टर फास्टस लूसीफर से कहता है कि 24 ईयर्स तक मेफिस्टोफेलस उसके साथी के तौर पर हर वक्त उसके साथ रहेगा, जो कि उसको ब्लैक आर्ट सिखाएगा। और जहाँ पर भी डॉक्टर फास्टस का ब्लैक आर्ट काम नहीं करेगा, वहाँ पर मेफिस्टोफेलस अपनी एक्टिविटी के ज़रिए उसकी हेल्प करेगा। सो डॉक्टर फास्टस ने जो एक कंडीशन उनकी तस्लीम की, जो शर्त मानी, वो ये थी कि वो 24 ईयर्स तक हर वो काम करेगा जो वो खुद चाहेगा। उसके बाद उसकी जो रूह है वो लूसीफर के हवाले कर दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी हॉरिबल स्टोरी। यहाँ तक डॉक्टर फास्टस की कहानी सुनने के बाद किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि एक इंसान अपनी रूह का सौदा कैसे कर सकता है। लेकिन लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट वैसे कोई भी हो, लस्ट फॉर वेल्थ हो, हेल्थ हो या नॉलेज हो, ये बहुत ही डेंजरस होती है। सो डॉक्टर फास्टस के ज़रिए क्रिस्टोफर मार्लो ने लोगों को जो मैसेज कन्वे किया है वो यही है जो हमें इस्लाम सिखाता है कि आप कोई भी काम करें तो उसमें म्याना रवि का जो रास्ता है उसको इख्तियार करें। फ्रेंड्स, एक्ट 2 सीन 1, फास्टस इज़ alone and indulges in a soliloquy. He is experiencing a mental and spiritual conflict. डॉक्टर फास्टस हमें एक्ट 2 में एक एक्सपीरियंस करता हुआ नज़र आता है। ही इज़ एक्सपीरियंसिंग ए मेंटल एंड स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट, यानी उसके ज़मीर की आवाज़ उसको मलामत करती है। डॉक्टर फास्टस को उसका ज़मीर खूब झंझोड़ता है। वो कहता है कि तुमने एक रॉन्ग एक्ट किया है, तुमने डेविल की बात को माना है, तुमने अपने खुदा को नाराज़ किया है। तो तुम कभी भी ऐसे काम में कामयाब नहीं हो सकते जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं है, जिसमें तुम्हारा खुदा जो है वो शामिल नहीं है। तो डॉक्टर फास्टस यहाँ पर हमें दो लोगों के साथ कन्वर्सेशन करता हुआ, सोलोलॉजी होती है खुद कलामी। सो डॉक्टर फास्टस खुद कलामी कर रहा है। फ्रेंड्स, ये जो खुद कलामी होती है, कहते हैं कि इंसान वाहद ऐसी कंडीशन में होता है, पोजीशन में होता है कि वो खुद से जब बात करे तो झूठ नहीं बोलता। सो डॉक्टर फास्टस की यहाँ पर सोलोलॉजी इससे पता चलता है कि वो एक ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है जो मेंटल और स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट को शो कर रहा है। The appearance of the good and evil angels raises his conflict. At last, evil scores a victory, and Faustus decides to go ahead with his plan of selling his soul to the devil. उसका जो कॉन्फ्लिक्ट मेंटल और स्पिरिचुअल उसे मलामत कर रहा था, इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए हमें इस प्ले में दो करैक्टर नज़र आएंगे। वो दो करैक्टर एंजल्स के हैं, गुड एंड बैड एंजल। सो गुड एंड इवल एंजल जब अपीयर होते हैं तो इन एंजल्स के सामने डॉक्टर फास्टस अपनी
ख्वाहिश का इजहार करता है कि वो मज़ीद इल्म हासिल करना चाहता है, वो ब्लैक आर्ट सीखना चाहता है। तो गुड एंजल था, वो उसको समझाता है कि नहीं, ये ब्लैक आर्ट जो है ये अच्छा इल्म नहीं है, ये आपको इंसान नहीं रहने देगा। जबकि जो इवल एंजल है वो उसे हेल्प आउट करता है, वो कहता है कि नहीं, ये इल्म हासिल करो, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम इस कायनात में छुपे राज़ों को जान सको, क्योंकि तुम इंसान हो और इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है, तो इसलिए तुम्हें जानने का पूरा हक़ जो है वो हासिल है। सो बिलाखिर जो विक्ट्री होती है, जीत होती है, वो इविल एंजल की होती है और डॉक्टर फास्टस डिसाइड करता है कि वो अपनी सोल को, अपनी रूह को बेच देगा। डॉक्टर फास्टस इज़ रेडी टू सेल हिज सोल टू द डेविल, लूसीफर।